नमस्कार विद्यार्थियों। देश का विभाजन, इस पर हम एक व्याख्यान कर चुके हैं और आज दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने बात की थी कि देश की स्वतंत्रता, देश को आज़ाद कराने में सभी वर्गों का योगदान था। कोई एक व्यक्ति, कोई एक पार्टी, कोई एक वर्ग केवल उसको श्रेय देना तो बाकी जो लोगों के त्याग हैं, बलिदान हैं, शहादतें हैं, उनके साथ अन्याय होगा। तो हम बात कर रहे थे कि समाज का प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग, पूंजीपति, व्यापारी, मजदूर, दस्तकार, जमींदार, किसान, छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सभी लोगों का इसके अंदर योगदान था। लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, विभाजन क्यों हुआ? तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के साथ किया गया एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। मैंने विद्यार्थियों पहले भी कहा है कि इस देश में 800 साल तक लगभग इस मुस्लिम शासक शासन करते रहे और प्रजा हिंदू। राजा अल्पसंख्यक थे, प्रजा बहुसंख्यक थी। अल्पसंख्यक राजा का मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से। और इन शासकों में कई शासक उदार शासक भी हुए, अकबर जैसे लोग भी आए और औरंगजेब जैसे लोग भी आए, जिन्होंने बहुसंख्यक प्रजा के जो धार्मिक केंद्र, आस्था केंद्र, मंदिरों को तोड़ा, जजिया कर लगाया, जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करने को बाध्य किया। पहले भी कई शासकों के समय ये हुआ। लेकिन जो हिंदू प्रजा थी, उसकी नफरत केवल राजा के प्रति थी, न कि सामान्य मुसलमान के प्रति। जो सामान्य मुसलमान के प्रति जो हिंदू में था, एक सद्भाव था। कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ इस देश में। ये सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजों के द्वारा बोया गया, जो बाद में वट वृक्ष के रूप में हमें उसको हम देखते हैं। आज भी वो अपने ताकत के साथ में कायम है। ये विद्यार्थियों सब अंग्रेजों का षड्यंत्र था। अब हम बात करते हैं कि जो 1937 में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। उस जीत के यदि कारणों पर चर्चा करें तो पहला यह है कि कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधियों के संयुक्त मोर्चे के रूप में चुनाव के मैदान में उतरी। उसमें गांधीवादी, समाजवादी, सुधारवादी और क्रांतिवादी भी शामिल थे। दूसरा यह है कि उसके पीछे ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष का, गिरफ्तारियों का और जेल यात्राओं का लंबा इतिहास था। लोग जानते थे भारतीय जनता वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना संगठन समझती थी। तीसरा यह है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि उसका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता
और विधान निर्मात्री परिषद है। कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में साम्राज्यवादियों द्वारा तैयार किए गए संविधान की निंदा की और आश्वासन दिया था कि विधानसभा में उसके प्रतिनिधि 1935 के भारत सरकार कानून और संविधान के खिलाफ लड़ाई करेंगे और उसे खत्म करके रहेंगे। कांग्रेस ने नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों आदि की जनतांत्रिक मांगों के साथ साथ ऐसा सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया था जो जनता को आकर्षित करता था। उसमें उठाई गई किसानों और मजदूरों की तत्कालीन मांगों ने जो मजदूर वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का जो मुख्य अखबार टाइम्स ने 6 मार्च 1937 के अंक में लिखा था कि कांग्रेस ने अपनी जीत ऐसे सवालों पर हासिल की है जिनमें लाखों भारतीय ग्रामीण मतदाताओं की तथा करोड़ों ऐसे लोगों की दिलचस्पी थी जिनका वोट न था। ये स्वयं अंग्रेजों के अखबार टाइम्स में उन्होंने स्वीकार किया है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं 1937 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में पंजाब के मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खां और मोहम्मद अली जिन्ना में एक समझौता हुआ जो सिकंदर जिन्ना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि सिकंदर खां ने यह घोषणा की कि पंजाब में यूनियनिस्ट दल के मुसलमान सदस्य मुस्लिम लीग की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, उसकी मेंबरशिप ले लेंगे, किंतु साथ ही यह भी संकेत दिया कि मंत्रिमंडल यूनियनिस्ट दल का ही कहलाएगा। यह पैक्ट वास्तव में सर सिकंदर की एक घोषणा थी। यह कोई लिखित समझौता नहीं था। दोनों नेताओं के कोई हस्ताक्षर नहीं थे, क्योंकि जब लिखित है ही नहीं तो हस्ताक्षर कहां से होंगे। सिकंदर हयात खां यह आशा करते थे कि इस घोषणा से मुस्लिम लीग द्वारा उनके नेतृत्व के विरुद्ध प्रयत्न नहीं होंगे। 1937 के निर्वाचन में जिन्ना पंजाब में पूरी तरह असफल रहा, इसलिए वह भी सिकंदर के साथ समझौते का इच्छुक था। जिन्ना चाहता था कि पंजाब में लीग का प्रस्ताव यूनियनिस्ट दल के सहयोग से ही संभव था। इस बात को जिन्ना जानता था। 1938 में पंजाब की पुरानी मुस्लिम लीग के स्थान पर नई मुस्लिम लीग को, जिसमें यूनियनिस्ट दल का प्रभुत्व था, मान्यता मिल गई। बंगाल के फैजुल हक की स्थिति इतनी दृढ़ नहीं थी। यदि हम बंगाल की बात करें, बंगाल में मुस्लिम लीग के 40 सदस्य और प्रजा पार्टी जो कि फैजुल हक का दल था उसमें केवल 35 सदस्य थे। सिंध का अपना महत्व कम था। इन दोनों प्रांतों पर जिन्ना का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद सिंध का नियंत्रण अब कठिन नहीं था। 1938 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस प्रशासन द्वारा मुसलमानों पर तथा
कथित अत्याचारों की जांच के लिए राजा मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत पीरपुर रिपोर्ट कांग्रेसी अत्याचारों का एक कल्पित वर्णन सिद्ध हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम लीग यह सिद्ध करना चाहती थी कि संसदीय दल प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसी प्रकार बिहार में शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बिहार में किए गए कल्पित अत्याचारों का वर्णन था। इसी प्रकार की रिपोर्ट फैजुल हक ने प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था कांग्रेस प्रशासन में मुसलमानों पर अत्याचार। फैजुल हक है बंगाल का, उसकी रिपोर्ट का जो शीर्षक है कांग्रेस प्रशासन में मुसलमानों पर अत्याचार। यह भी पहली दो रिपोर्ट्स की भांति कल्पित घटनाओं पर आधारित थी। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास था, मुसलमानों को कांग्रेस से खींच करके अपने दल की तरफ लाने का प्रयास था। और अभिप्राय यह था कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मान ली जाए और सरकार में सम्मिलित कर लिया जाए, और तो इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करना भी था। 1938 में नेहरू के साथ पत्र व्यवहार में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस के साथ समानता, बराबर का उसने स्थान चाहा था। जिन्ना स्पष्ट रूप से जान चुका था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुस्लिम लीग अथवा मुसलमानों को संघीय सरकार में बहुमत मिलने वाला नहीं था, और कांग्रेस ने जो नीति अपनाई थी उसके अनुसार मुस्लिम लीग को केवल कांग्रेस की कृपा पर आश्रित रहना था, ऐसा जिन्ना समझता था। उसके अनुसार मुस्लिम लीग को केवल जो कांग्रेस पर आश्रित रहना पड़ेगा, ये उसको ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए जिन्ना किसी ऐसी योजना के विषय में विचार करने लगा जिससे लीग और मुसलमानों की यह समस्या हल हो सके। अब मुसलमान शब्द साथ में जोड़ता है, क्योंकि मुसलमान के बिना उसकी राजनीतिक जो लक्ष्य है वो उसको हासिल नहीं होता है। मुसलमानों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या अंग्रेजों को थी, और जिन्ना जैसे लोग अंग्रेजों के टूल थे। और बाद में यह जो जिन्ना है यह स्वयं बहुत महत्वाकांक्षी हो गया, और अंग्रेजों की योजना जो है वो फलीभूत अंग्रेजों को होती दिखाई दे रही है। 1930 में इकबाल का जो हम जिक्र करके आए हैं, जो इकबाल की योजना थी, उसके बाद उसी प्रकार की कुछ अन्य योजनाएं जिन्ना के समक्ष थी, जिनके अनुसार भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की कल्पना की गई। जिन्ना की समस्या भारत विभाजन योजनाओं के प्रति अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया जानने की थी। अब जिन्ना जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, अब उसको लगता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। अब वो अंग्रेज इसके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं
वो जानना चाहता है। तो अक्टूबर 1938 में भारत से 4 मुसलमान, जिनमें 2 मुस्लिम लीग कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो इंग्लैंड में भारत के सचिव से मिले, भारत सचिव जो होता है, और उप सचिव से मिले, और भारतीय समस्या के हल के लिए भारत विभाजन की योजना पर चर्चा की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सरकार के युद्ध के उद्देश्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। गवर्नर जनरल के स्पष्टीकरण न देने पर कांग्रेस कार्यकारिणी के अनुसार कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए। जिन्ना ने देश के मुसलमानों को यह आदेश दिया कि 22 दिसंबर 1939, जबकि कांग्रेस ने जिस दिन यानी कि त्याग पत्र दिए, वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए। किससे मुक्ति मिल गई? कांग्रेस से मिल गई। ये जिन्ना ने मुसलमानों का आह्वान किया, अपील की। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार उत्तेजित किया गया कि वे कांग्रेसी प्रशासन के विरुद्ध जिन्ना द्वारा लगाए गए जो काल्पनिक आरोप हैं, जो काल्पनिक रिपोर्ट्स हैं, उनको सही समझने लगे, और धीरे धीरे जिन्ना इस दिशा में सफलता भी प्राप्त कर रहा था। जनवरी 1940 से ही जिन्ना के भाषणों में एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। उसने अब हिंदुओं और मुसलमानों को 2 पृथक सभ्यताओं और कौमों के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। भारत का भावी संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें कांग्रेस और लीग को समान अधिकार उपलब्ध हो। मार्च 1940 में जिन्ना ने घोषणा की कि कोई भी संवैधानिक योजना भारत में उस समय तक लागू नहीं होनी चाहिए जब तक सब दल उस पर सहमत नहीं हो। यदि कोई संविधान बिना मुसलमानों की सहमति के लागू किया गया तो मुसलमान उसका विरोध करेंगे। तो विद्यार्थियों, जिन्ना अपने नए तेवर के साथ में भारतीय राजनीति में उस समय था, और जगह जगह भाषणों पर हिंदुओं और मुसलमानों को 2 अलग सभ्यताओं के रूप में, 2 अलग धर्मों के रूप में, जिनके धर्म अलग हैं, जिनकी परंपराएं अलग हैं, जिनके रीति रिवाज अलग हैं, ये सब समझाने का प्रयास कर रहा था, और लोग उसके चंगुल में फंस रहे थे, क्योंकि इस्लाम जो मुसलमान है वो अशिक्षित था। वो शिक्षा के अभाव में विवेक जागृत नहीं हुआ था, और वो भोले भाले मुसलमान जिन्ना की जो महत्वाकांक्षाएं थीं और उन महत्वाकांक्षाओं के लिए जो वो योजनाएं तैयार कर रहा था, उनमें फंसते चले गए। 1937 से 40 के मध्य जिन्ना की 2 प्रमुख उपलब्धियां थी। पहली तो यह कि उसने मुस्लिम लीग का प्रस्ताव भारत के सभी प्रांतों पर स्थापित कर दिया था। मुस्लिम लीग का प्रभाव, पहली क्या थी कि उसने मुस्लिम लीग का प्रभाव भारत के सभी प्रांतों पर स्थापित कर दिया था। दूसरा, उसने मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा एक कौम कहना प्रारंभ कर दिया था। इन भावनाओं का समान रूप मुस्लिम लीग के लाहौर के ये जो भावनाएं थी जो जिन्ना की थी, मैंने अभी जो 2
1937 और 1940 के बीच दो उपलब्धियां बताई। पहली तो यह कि लीग का प्रभाव स्थापित हो गया, और दूसरा यह कि मुसलमानों को एक कौम कहना प्रारंभ कर दिया। तो इन भावनाओं का साकार रूप मुस्लिम लीग के लाहौर का जो वार्षिक अधिवेशन है उसमें प्रस्तुत किया गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।